जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचटी सिविल पाथ पर। तो हमने जो पिछली क्लासेस में देखा, पाषाण काल पर हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखा। उसके भौगोलिक वितरण, उपकरण और जीवन यापन जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसी का स्ट्रक्चर लेकर के जो है सभी क्लासेस लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम इसको पाषाणकालीन चित्रकला को देखेंगे। पाषाणकालीन चित्रकला की क्लास हम इसलिए अलग से ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके प्रश्न हैं वो कला से ही पूछे जाते हैं, कला और संस्कृति वाले खंड से। तो आपको कला अलग से पढ़ने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि प्रश्न आपके कोई भी छूटे ना। हम ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि आपके जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो इसलिए आपको कला और संस्कृति हम अलग से इसकी क्लास ले रहे हैं। कला में जो आपके प्रश्न हैं ये दो टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो सीधे पूछ लेगा कि सर्वप्रथम पाषाणकालीन कला के चित्र के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, है ना। या इस प्रकार का पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन से स्थल से हमें पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। और एक जो प्रश्न है आपका वो लेवल 2 का पूछेगा, कथन कारण दे करके। जैसे पूछ लेगा इस टाइप का प्रश्न, मान लीजिए क्वेश्चन है, उसमें आपको कथन दे दिया, कथन दे दिया, ठीक। इसमें आपने कहा कि इसमें प्रश्न में कहा गया कि आज भी हजारों वर्षों के पश्चात, वर्षों के बाद भी हमें पूरा पाषाण, हमें पाषाण काल के चित्र, पाषाण काल के चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ये आपका कथन दिया। कथन में कहा कि आज भी हजारों वर्षों के बाद हमें पाषाण काल के चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। और कारण में आपका बताया उसने, बी आपको कारण दे देगा। कथन कारण से आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आते हैं दोस्तों। तो कारण में आपको कहेगा कि क्योंकि आदि मानव, क्योंकि आदि मानव खनिज पाउडर के साथ में, क्योंकि आदि मानव खनिज पाउडर के साथ में चर्बी, पशुओं की चर्बी या गोंद का उपयोग करता था, का उपयोग करता था, का उपयोग करता था, जिससे चित्र अधिक समय तक सुरक्षित रह सके, अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। ठीक, अब घबराइए मत, अब आराम से रहिए, अभी बता रहे हैं हम आपको। तो एग्जाम में जो लेवल 2 का प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा। पूछ लेगा आपसे कि कथन में, कथन और कारण दे करके। कथन में आपसे कहेगा कि आज भी हजारों वर्षों के बाद भी हमें पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि जो आदि मानव था वो खनिज पाउडर, खनिज पाउडर अभी बताएंगे आपको, के साथ साथ चर्बी या गोंद का उपयोग करता था, जिससे चित्र अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पहले दे देगा कि ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों सही है। दूसरा आपका दे देगा ए सही है बी गलत है। तीसरा आपका दे देगा ए बी दोनों गलत है। चौथा आपका दे देगा बी सही है ए गलत है। 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप अगर पढ़े होंगे चित्रकला के बारे में तो आप जान जाएंगे कि जो है आपको यहाँ पर ए और बी जो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। क्योंकि उस समय का जो मानव था, जो पाषाणकालीन चित्रकला के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उस समय का जो मानव था वो चित्रों को संरक्षण के लिए या अधिक समय को चलने के लिए क्या करता था कि खनिजों को, जैसे खनिज मान लीजिए खनिज पाउडर, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ना खनिज पाउडर। खनिज पाउडर क्या था कि मान लीजिए जो आपका चूना था, चूना को मानो पीस लेता था, ठीक। ऐसे आपका लाल एक गेरुआ आता है, गेरू लाल रंग का होता है, इसको पीस लेता था। पीसने के बाद में मानो इसमें चर्बी, जो पशुओं की चर्बी है, उसको मिला लेता था, या फिर गोंद,
गोंद को मिला लेता था, जिससे ये लंबे समय तक चल सके। आज भी आप देखते होंगे जो पेड़ के पौधे हैं या बरगद, जितने भी दूध वाले पौधे हैं, उनसे हमें गोंद मिलते हैं। तो मानव ने क्या सोचा कि इन चित्रों को अगर हमें ज्यादा समय तक चलाना है, तो उसमें उसने जो है आपका गोंद या फिर चर्बी मिलाना प्रारंभ कर दिया, जिससे हमें चित्र आज भी सुरक्षित मिलते हैं। यही कारण है कि चित्र हमें आज भी सुरक्षित मिलते हैं, कि उस समय का जो मानव था वो खनिज पाउडर में चूना पत्थर पीस लेता था, और या गेरुए रंग का जो लाल पत्थर है आपका, उसको पीस लेता था, और उसमें चर्बी या फिर गोंद को मिला देता था, जिससे वो लंबे समय तक चल सके। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कला पर, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये तो हमने एक देख लिया प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझे हुए हैं तो आप प्रश्न को आराम से हल कर पाएंगे। तो जब हम कला की बात करते हैं, तो कला क्या है? तो कला किसी चीज को दर्शाने का माध्यम ही कला है। किसी चीज को दर्शाने का माध्यम ही कला है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज को लिख कर दर्शाते हैं, वो लेखन कला हो जाएगी। आप किसी चीज को गा कर दर्शाते हैं, तो आपका गायन कला। आप किसी को चीज को नाच कर दर्शाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? नृत्य कला। ऐसे आप किसी चीज को चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, तो चित्रकला। तो कला के बहुत सारे भाग हैं। तो कला क्या है? तो कला किसी चीज को दर्शाने का माध्यम ही कला है। ठीक है, तो आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। वैसे हमने बताया कला क्या है, तो किसी चीज को दर्शाने का माध्यम ही कला है। लिख लीजिए आप, किसी चीज को दर्शाने का माध्यम ही कला है। ठीक, किसी चीज को दर्शाने का माध्यम ही कला है। जैसे गायन कला, नृत्य कला, चित्रकला, ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं। कला, जो कला का आपका ये यूट्यूब पर मैं क्लास दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, रेयर केस में ही आपको यूट्यूब पर कला की क्लास मिलेगी। लोग पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपके प्रश्न सबसे ज्यादा कला से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको कला पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप इग्नोर मत कर दीजिए कि नहीं हम कला से क्यों पढ़ें। कला पढ़िए आप, कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। ठीक, कला जो है दोस्तों, इसको हम 3 भागों में देखते हैं। एक आपका हो जाता है स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। दूसरा जो है आपका वो चित्रकला, चित्रकला। और तीसरा आपका मूर्तिकला। ठीक, मुख्यतः जो कला के प्रकार हैं उसमें आपके स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला, ये 3 प्रकार के कलाएं मुख्यतः होती हैं। वैसे तो बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन इन सबके बीच में आती हैं, मतलब इन्हीं सभी खंडों में आज समाहित हो जाती है। स्थापत्य कला क्या है? कि इसमें किसी चीज को डिजाइन किया जाता है और उसको स्थापित किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर घर जब बनता है तो इंजीनियर आते हैं और वो आपके घर का डिजाइन बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? स्थापित करवाते हैं। आपके घर का डिजाइन बनाते हैं, फिर उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो घर को बनाएंगे, उसको स्थापित करेंगे। इसी को हम स्थापत्य कला कह देते हैं। इसमें आपके जो आ जाते हैं, मकान आ जाते हैं, किले आ जाते हैं, पुल आ जाते हैं, स्थापत्य कला के ये उदाहरण है। स्थापत्य कला क्या है? कि किसी चीज को डिजाइन करना और उसको फिर स्थापित कर देना। स्थापत्य, वैसे यहाँ पर देखिए इसके शब्द के अर्थ से ही पता लगता है, स्थापत्य यानी स्थापित कर देना। तो स्थापत्य कला में आपके मकान, पुल, इमारतें वगैरह वगैरह आ जाती हैं। क्योंकि हम पाषाण काल की कला पर बात कर रहे हैं, तो उस समय पर आपने पढ़ा होगा अगर पिछली क्लासेस, तो उसमें देखा होगा कि हमें कोई विशेष मकानों के साक्ष्य नहीं मिलते, ना फिर हमें कोई किले या ऐसी इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहीं से इसका तो खंडन हो जाता है, यानी हमें स्थापत्य कला पढ़ना ही नहीं है। चित्रकला, सबसे ज्यादा हमें जो उस काल में साक्ष्य मिलते हैं वो चित्रकला के ही मिलते हैं, तो पाषाण काल से हमें चित्रकला को तो पढ़ना ही है। मूर्तिकला के भी आपको पाषाण काल में कोई साक्ष्य नहीं मिलते, तो आपको मूर्तिकला भी नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या है आपको? चित्रकला। तो हम एक बार हेडिंग डाल लीजिए आप चीजों को समझते हुए चलिए। ऐसे रट के बैठेंगे तो आप मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ वो रटा हुआ ज्ञान आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, पाषाण कालीन चित्रकला। ठीक, पाषाण कालीन चित्रकला। तो जो हम चित्रकला की पर बातचीत करते हैं, तो चित्रकला को हम 2 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, यानी 2 आधारों में बांट कर देखते हैं। पहला, इसमें भी आप देख लीजिए, चित्रकला को हम 2 आधारों में बांट कर पढ़ते हैं। एक आपका है जाता है भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। दूसरा आपका लघु चित्र।
हम बताते हैं भित्ति चित्र और लघु चित्र, आपको परेशान मत हो भाई। भित्ति चित्र जो है ये हमें वॉल पर देखने को मिलती है। भित्ति को इंग्लिश में वॉल ही कहते हैं, वॉल पर दिखाई देते हैं। ठीक, जो लघु चित्र है आपका ये हमें कागज, कपड़े इत्यादि चीजों पर दिखाई देते हैं। ठीक, भित्ति चित्र आपका जो है ये हमें वॉल पर यानी दीवालों पर, आप पाषाण काल में जब जाते हैं तो वहां पर आपको भित्ति चित्र ही मिलते हैं। भित्ति चित्र में आपको दीवालों पर जो चित्र मिलते हैं उनको हम भित्ति चित्र कहते हैं। जो आपको पाषाण काल में जाएंगे, आपके पाषाण काल की जो गुफाओं में चित्र मिलेंगे वो आपके भित्ति चित्र हो जाते हैं। जो आपके शैलों पर हमें चित्र मिलेंगे, चट्टानों पर, वो सब भित्ति चित्र पर आते हैं। यानी भित्ति चित्र का मतलब है कि मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, ठीक है, तो ये बोर्ड कैसा, दीवार जैसा है ना, तो इस पर जो हम चित्र बनाएंगे वो आपका भित्ति चित्र हो जाएगा। तो भित्ति चित्र शैलों के जो चित्र हैं, गुफाओं के जो चित्र हैं, दीवालों के जो चित्र हैं, वो भित्ति चित्र हो जाते हैं। लघु चित्र जो हमें लघु चीजों पर, यानी जैसे कागज है, अब आज उस समय पर तो कागज था नहीं, पाषाण काल में तो लोग कागज पर चित्र नहीं बनाते थे, ना ही उस समय पर कपड़े का उपयोग वैसे मिलता, क्योंकि कपास का उपयोग मिलता है, तो उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि कपड़ों के उपयोग होता था, लेकिन उस समय पर कपड़ों पर चित्र के उपयोग नहीं होते थे। तो लघु चित्र में क्या है कि आपका कागज पर जो चित्र बनते हैं उन्हें हम लघु चित्र कहते हैं। जो कपड़े पर चित्र होते हैं उन्हें हम जो है लघु चित्र कहते हैं। जैसे आज देखिए लोग कागज पर, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बहुत सारे चित्र आते हैं, है ना, किताबों को पढ़ते हैं उसमें कितने सारे चित्र बने होते हैं, तो आपके ये सब लघु चित्र हो जाते हैं। अब हम तो देखते हैं कई बार कि लोग कपड़ा, मतलब जो कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत सारे, आप आगे चल रहे हैं और पीछे आप टी शर्ट पहने उसमें डायनासोर छपा हुआ है, तो अब जो लघु चित्र है उसका तो भारी मात्रा में उपयोग होता है। बहुत सारे चित्र, वो आगे आगे चल रहे हैं, पीछे उनके विराट कोहली छपे हुए हैं, बहुत सारी चीजें छपी हुई हैं। भित्ति चित्र में आज आप देखते हैं जो दीवारों पर आपको चित्र, जैसे कोई प्रचार वगैरह होते हैं कंपनियों के, जैसे साबुन के प्रचार होता है, तो आप देखते होंगे दीवारों पर जो चित्र मिलते हैं वो कैसे उदाहरण है भित्ति चित्र के। तो आपसे आप अगर हम प्रश्न पूछें कि आज आपको कौन से भित्ति चित्र और लघु चित्र दिखाई देते हैं, तो आप बता देंगे? कमेंट में बताइएगा कि आज जो आपको चीजें दिखाई देती हैं उनमें कौन सी लघु चित्र और कौन सी जो है भित्ति चित्र है। तो भित्ति चित्र क्या है? भित्ति चित्र ऐसे चित्र हैं जिनको हम दीवालों पर बनाते हैं, चाहे वो चट्टानों की दीवारों हों, गुफाओं की दीवारें हों, या फिर ऐसी कोई दीवार हो, उन्हीं को हम भित्ति चित्र कहते हैं। लघु चित्र है जो छोटे चीजों पर बनाए जाते हैं, जैसे कागज, कपड़ों वगैरह पर, इनको हम लघु चित्र की श्रेणी में रखते हैं। तो आपने ये जान लीजिए कि चित्रकला को हम दो भागों में देखते हैं, एक भित्ति चित्र और एक लघु चित्र। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चूंकि हम पाषाणकालीन चित्रकला पर बातचीत कर रहे हैं, तो हम एक बार अब शुरुआत करते हैं। आप इसमें पॉइंट वाइज लिखिएगा, ये आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए भी। सबसे ज्यादा मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। आप इसको ढंग से पढ़िए, आप दूसरी चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे चलेगा, लेकिन आप कला को मत इग्नोर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप आगे बढ़ेंगे जैसे, तो उसमें भी जैसे जैसे कालखंड में, जैसे बौद्ध काल में आएंगे या फिर मौर्य काल में आएंगे, तो उन कालों में भी चित्रकला ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्रकला पर आप विशेष ध्यान दें। तो चलो हम शुरू करते हैं पाषाणकालीन चित्रकला। तो पाषाणकालीन चित्रकला की हम बातचीत करते हैं, तो ये पूरे संपूर्ण भारत से हमें इन चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप टॉप पॉइंट वाइज नोट भी करते चलिए कि पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य हमें संपूर्ण भारत से मिलते हैं, संपूर्ण भारत। क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो हम उसी के क्षेत्रफल को देखेंगे। तो पाषाण काल में आपके जो चित्रकला के साक्ष्य हैं ये हमें संपूर्ण भारत से देखने को मिलते हैं। इसमें आपके कश्मीर से लेकर के उत्तर में और दक्षिण में आपके केरल, सॉरी हाँ, केरल और तमिलनाडु तक देखने को जो है आपके चित्र मिलते हैं। तो सबसे पहले चित्रों की खोज है, वो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। जो पहला पॉइंट आप ऐसे लिख लीजिए कि पाषाणकालीन जो चित्र के साक्ष्य में संपूर्ण भारत से मिलते हैं, जिसमें आपके कश्मीर से लेकर के, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक मिलते हैं। दूसरा आप देखेंगे जो सबसे पहले हमें चित्रों के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं पाषाण काल में, वो आपके पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल से, सबसे पहले पूरा पाषाण काल से हमें चित्रों के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं।
चित्रों के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं। ठीक, आप इनको नोट करते चलिए। सबसे पहले जो है आपके पूरा पाषाण काल से चित्रों के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं। कैसे पता लगता है सर कि ये किस काल के चित्र हैं? तो उसके लिए कई विधियां हैं, कार्बन डेटिंग विधि है और बहुत सारी विधियां, वो आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें जो चित्र के साक्ष्य मिलते हैं पाषाण काल में, वो पूरा पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। उससे पहले आपको चित्रों के साक्ष्य नहीं मिलते। यानी आप जब अ, उ- उच्च पुरा पाषाण काल में मिलना प्रारंभ होते हैं, उससे पहले आपको चित्र में नहीं मिलते। जब निम्न पुरा पाषाण काल या मध्य पुरा पाषाण काल में आपको चित्रों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपने दो पॉइंट नोट कर लिया होगा अपने नोट्स में। एक तो चित्रों के साक्ष्य में संपूर्ण भारत से देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो सबसे पहले हमें चित्रों के साक्ष्य हैं वो उच्च पुरा पाषाण काल से देखने को मिलते हैं। तो तीसरा आप पॉइंट नोट करिए कि सबसे पहले पाषाण काल के चित्रों की खोज सबसे पहले पाषाण काल चित्रों की खोज कलाइल नामक वैज्ञानिक ने। कलाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले पाषाण कालीन चित्रों की खोज किसने की? तो कलाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले पाषाण काल के चित्रों की खोज कलाइल नामक वैज्ञानिक ने मिर्जापुर से की। मिर्जापुर, मिर्जापुर आपका यूपी में एक जगह है, वहां से की। ठीक, तो तीन पॉइंट हमने देखे कि जो चित्र हैं आपके संपूर्ण भारत से मिलते हैं। सबसे पहले हमें उच्च पुरा पाषाण काल से चित्र मिलते हैं और इसकी जो खोज है ये हमें कलाइल नामक वैज्ञानिक ने मिर्जापुर से किया। सबसे ज्यादा जो आपके चित्र देखने को मिलेंगे ये आपको एमपी में भीमबेटका और आदमगढ़, दो गुफाएं हैं। सबसे ज्यादा आपके जो चित्र मिलते हैं वो भीमबेटका और आदमगढ़ से मिलते हैं। तो सर्वाधिक जो चित्र हैं आपके, सर्वाधिक चित्र, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक पाषाणकालीन चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चीजों को देखें तो एग्जाम में आप पीवाईक्यू को देखें, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को पॉइंट को नोट कर रहे हैं। तो सर्वाधिक चित्र के साक्ष्य आपके भीमबेटका, आदमगढ़, मिर्जापुर इत्यादि स्थलों से मिलते हैं। ठीक, भीमबेटका जो है ये आपका एमपी में है। एक भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। यूनेस्को यूनेस्को एक यूएनए का, यूएनओ एक जो है उसी का भाग है। यूएनओ के 60 भाग हैं, उसी में आपका एक यूनेस्को आ जाता है। और हमारे भारत में जो यूनेस्को की साइट्स है ये लगभग 40 साइट्स हैं। ठीक है, तो भीमबेटका को आपके यूनेस्को में की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक, शामिल किया गया है। तो हमने देखा कि पाषाणकालीन चित्रकला से हमने शुरुआत की। तो पाषाणकालीन चित्रकला में हमने देखा कि जो इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं लगभग संपूर्ण भारत से मिलते हैं। और इसमें आपका उत्तर में कश्मीर से लेकर के पश्चिम में केरल, तमिलनाडु तक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमें पाषाणकालीन चित्र के साक्ष्य मिलते हैं ये आपको उच्च पुरा पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि पाषाणकालीन चित्र की जो खोज है ये सबसे पहले कलाइल नामक वैज्ञानिक ने 1868 में किया। और जो है मिर्जापुर में इन्होंने चित्रों की सबसे पहले खोज की। सर्वाधिक जो चित्र हैं वो हमें भीमबेटका से मिलते हैं और आदमगढ़ से मिलते हैं। जो भीमबेटका है आपको, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। भीमबेटका में जो सबसे पहले आपके चित्रों की खोज की है वो एक कृष्ण श्रीधर करके नाम के व्यक्ति हैं। कृष्ण श्रीधर, आप देख लीजिएगा, मुझे ढंग से याद नहीं है, शायद इन्होंने सबसे पहले भीमबेटका में चित्रों के खोज की। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम
जो आगे हमारे पॉइंट्स हैं हम उनको देखेंगे। तो आपने नोट्स कर लिया होगा, साथ में ही नोट किया कीजिए। तो हमने देखा कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल के चित्र कहाँ से मिलते हैं, मतलब खोज कहाँ से हुई और कहाँ से मिलते हैं, और उसके बाद हमने देखा किसने किया, और सर्वाधिक चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। जो नेक्स्ट है आप वो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। तो जो आपका अगला पॉइंट है वो है, इन चित्रों को जो हम प्रदर्शित करते थे वो रेखाओं के माध्यम से। आप नोट कर लीजिए कि रेखाओं के माध्यम से इन चित्रों को प्रदर्शित किया जाता था। रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से इन चित्रों को प्रदर्शित किया जाता था। रेखाओं के माध्यम से इन चित्रों को प्रदर्शित करने का मेरा जो मतलब कहने का मतलब है कि उस समय के जो लोग थे वो इस प्रकार से ऐसे रेखाएं बनाते थे, जिसमें ऐसे मुंह बना देते थे, और इसी के माध्यम से वो चित्र बनाते थे। यानी इन रेखाओं के माध्यम से चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे रेखा बनी होती है और वही आपके जो मुख्यतः चित्र हैं उस काल को जानने के लिए यही चित्र भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। और इन चित्रों को बनाने से पहले हमें किसी भी प्रकार की कोई तैयारी की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे आप लोग जब चित्र बनाते हैं तो दीवारों पर पहले तैयारियां करते हैं, पहले कोई ऐसी हमें जानकारी नहीं मिलती, ऐसे सिंपल दीवारों पर इन चित्रों को बना दिया जाता था। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि उस समय पर जो चित्रों के बनाने से पहले किसी भी तैयारी की जानकारी नहीं मिलती है। तो चित्रों को हम रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते थे, जो आपकी इस प्रकार से रेखाएं हो जाती थी। देखेंगे आप भीमबेटका, आप जानने का इच्छुक हो तो थोड़ा सा आप गूगल करके सर्च कर लें कि उसमें भीमबेटका पर हमें चित्र कैसे मिलते हैं, उसमें आपका आ जाएगा गूगल पर इस टाइप के चित्र बने हैं। आप देखेंगे कि उसमें कुछ इस टाइप के भी चित्र बने हुए हैं, ऐसे कर करके। तो चित्रों को इसी टाइप का उस समय पर रेखाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता था। अब जो चित्रों के विषय हम देख लेंगे कि चित्र में कौन कौन से चित्र मिलते हैं, चित्रों का विषय क्या क्या था। ठीक, जो चित्र का आपका मुख्य विषय था वो शिकार था, क्योंकि जब आप पाषाण काल में बात करते हैं तो इस समय का जो मानव था वो शिकार, मतलब अधिकांश मात्रा में शिकार ही करता था। बाद में आपको पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अब भी मानव शिकार बृहद स्तर पर करता है। तो सबसे ज्यादा जो चीज लोग देखेंगे उन्हीं को तो बनाएंगे। जैसे अब आज मान लीजिए आप हैं, तो आप जिन चीजों को देखते हैं आप उन्हीं चीजों को तो बना सकते हैं। उस समय पर हवाई जहाज तो थी नहीं कि आदमी बना दे। उस समय पर क्या चीजें थी, लोग शिकार करते थे, लोगों के जो उपकरण होते थे कैसे शिकार करते थे, इन्हीं चीजों को लोग देखते थे, इन्हीं को बनाते थे। जैसे आज आप हैं, आपको कहा जाए कि आप अपने समाज में चीजों को देख करके उसका चित्र बनाएंगे, तो जो चीजें आपको दिखेंगी आप उन्हीं को बनाएंगे। ऐसे पाषाण काल में भी था कि लोगों को जो चीज दिखती थी वो उन्हीं को बनाते थे, है ना। तो किसी भी काल में आप कहीं किसी भी काल में जाएंगे तो जो लोग जो चीजों को देखेंगे उन्हीं को बनाएंगे। ठीक है, तो पाषाण कालीन में जो आपके चित्र के विषय हैं ये शिकार, उपकरण और योजनाबद्ध शिकार। योजनाबद्ध शिकार आद्य। योजनाबद्ध शिकार से मेरा तात्पर्य है कि जैसे आज भी आप देखते होंगे या गांव में रहते हैं, तो अगर गांव में नहीं रहते हैं शहर में रहते हैं तो आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई पशु है, जब वो बांधा रहता है या छूट जाता है एक पैर, तो वो बहुत सारे उथल पुथल मचा देता है ना, इधर उधर भागने लगता है, बहुत सारा अशांति का माहौल पैदा कर देता है। तो जो लोग हैं वो वैसे चाहे झगड़ा हो लोगों के बीच में, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो लोग उसको क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। चारों तरफ से आज भी आप देखते होंगे या पिक्चरों में देख रहे होंगे, जब कोई मतलब ऐसे कंपटीशन में किसी बैल के साथ में आदमी लड़ रहा है और वो जब असंतुलन में है, यानी उसको कब्जे में नहीं किया जा सकता, तो लोग उसको घेर कर पकड़ते हैं। गांव में देखते होंगे गाय भैंस अगर आप पालते हैं तो वहां पर जब वो छूट जाती है तो उसको पकड़ने के लिए पूरा गांव ऐसे उसको चारों तरफ से घेर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब लोग शिकार करते थे तो योजनाबद्ध तरीके से पशु होता था, ऐसे बीच में आपका पशु होता था और उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते थे, और पशुओं को उससे शिकार करने में आवश्यकता होती थी क्योंकि वो किसी भी तरफ से भाग नहीं पाता था। तो शिकार और उपकरण योजनाबद्ध तरीके से शिकार देखने को मिलते हैं। ठीक, ये हो गया विषय आपके। और तो विषय जो आपका है इसमें आपका शिकार हो जाता है,
उस समय पर चूंकि लोग सबसे ज्यादा शिकार ही करते थे, योजनाबद्ध तरीके से शिकार, उपकरण, यानी शिकार में कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे, और आपके जानवर, कौन कौन से जानवर, जानवरों के चित्रों के साथ मिलते हैं। तो उस समय पर जानवर के आप लिख लीजिए, इसमें गाय, भेड़, बकरी, गैंडा ये सब आपके मुख्य जानवर के चित्रों के साथ उस समय पर हमें देखने को मिलते हैं। तो विषय में हमने देखा कि जो है शिकार, योजनाबद्ध तरीके से शिकार, उपकरण, मतलब शिकारों में कौन कौन से उपकरण का प्रयोग होता था, जानवर, और जानवर में गाय, भेड़, बकरी, गैंडा जैसे जानवर के साक्ष्य मिलते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जैसे आप जब जिन चीजों को देखते हैं आप उन्हीं को तो समाहित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप जिन चीजों को आप अपने आसपास देख रहे हैं, आपसे कहा जाए कि उन चीजों के चित्र बनाइए, तो आप उन्हीं को बनाएंगे, कुछ अलग विशेष तो बना नहीं देंगे। तो इस समय के लोग भी जो चीज देखते थे उन्हीं के हमें चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके आधार पर ही हम पता लगा पाते हैं कि उस काल की जो स्थिति थी वो कैसी थी। जैसे हमें शिकार के जो चित्र के साक्ष्य मिलते हैं, इससे हमें पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे ये शिकार करते थे योजनाबद्ध तरीके से, मतलब शिकार के हमें इस समय पर जो सामाजिक एकता है उसके बारे में पता लगता था कि लोग में जो है एकताएं थी कुछ ना कुछ, तभी वो जो है योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते थे। आज भी देखिए एकता ही प्रदर्शित करती है ना इन चीजों को। उपकरण आप उस समय पर देखेंगे कि लोग किस प्रकार से उपकरण का प्रयोग करते थे शिकार के लिए। जानवर के आधार पर आपको जो चित्र साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर आपको पता लगता है कौन कौन से हमें जानवर मिलते थे। ये आपके विषय हो गए। कुछ अन्य चित्र भी आपको मिलते हैं, तो आप अन्य में लिख लीजिए, अन्य चित्र, अन्य चित्र। अन्य चित्र में आप देखेंगे कि एक चित्र में एक महिला को चूहा पकड़ते हुए दिखाया गया चूहा पकड़ते हुए दिखाया गया। है, नोट कर लीजिए, अब इम्पोर्टेंट दिखाया गया है। इसे हमें क्या पता लगता है? आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे, नहीं तो हमारे इतिहासकार तो समझते ही कि इसमें क्या है कि एक चित्र में एक महिला को चूहा पकड़ते हुए दिखाया गया। इससे हमें पता लगता है कि जो महिलाएं थी वो भी उस काल में जो है शिकार करने में या फिर भाग लेती थी, है ना। हमें ये पता लगता है इस चित्र के माध्यम से। तो यानी महिलाएं भी उस समय पर जो आपका शिकार है वो करने में भाग लेती थी। आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि क्या पाषाण काल में शिकार करने में महिलाएं भी भाग लेती थी, तो सीधा आप अगर इन चीजों को समझे हुए लॉजिकल ढंग से तो आप उत्तर दे देंगे। एक चित्र में आपको एक व्यक्ति को नोट कर लीजिए, एक चित्र में एक व्यक्ति को परिवार के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। इससे हमें क्या पता लगता है? आप दिमाग लगाइए थोड़ा भाई, दिमाग अपना भी चलाया करो यार थोड़ा सा आप ऐसे चुप के बैठे हैं, हम तो नहीं जानते हैं हम क्यों लगाएं अपना दिमाग, आप लोग हैं ना दिमाग लगाने के लिए, हम क्यों? ऐसी भावना है ना आप लोगों की। तो एक चित्र में एक व्यक्ति को परिवार के साथ में भोजन करते हुए दिखाया गया। इससे हमें क्या पता लगता है कि उस समय भी परिवार प्रथा का प्रचलन था, यानी लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे, उनके साथ भोजन करते थे, उनके साथ अपने जीवन यापन करते थे। उन्हीं चित्रों के माध्यम से हमें पता लगता है। आप अन्य में ही देखेंगे कि एक बच्चे को एक चित्र में दाह संस्कार यानी उसका दफनाते हुए दिखाया गया है, दाह संस्कार करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र में हमें झोपड़ियों के साथ, मतलब झोपड़ी मिलती है बनी हुई, इनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि उस समय झोपड़ियों का प्रयोग होता था। आप एक चित्र में देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं एक दूसरे का हाथ ऐसे आपस में पकड़े हुए, कंगन जोड़े हुए जिसको कहते हैं, ऐसे इस प्रकार से, वैसे बहुत सारी महिलाएं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया। इससे हमें उस समय के जो मतलब खुशी प्रदर्शित करने के या फिर मनोरंजन के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। लोग आपस में मिल करके मनोरंजन करते थे, खुशियां मनाते थे, है ना। तो वो भी आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो हमने चित्रों में देखा कि जो हमारे विषय हैं उनमें आपका शिकार, और शिकार में योजनाबद्ध तरीके से शिकार, जिससे हमें उस समय की जो एकता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उपकरण के बारे में हमें जानकारियां मिलती है कि शिकार में कौन कौन से उपकरण का प्रयोग होता था। चित्रों से हमें जानवर, कौन कौन से जानवर हमें मिलते हैं उनके बारे में पता लगता है।
अन्य चित्रों में मतलब एक चित्र में महिला को दिखाया गया शिकार करते हुए, जैसे में चूहा पकड़ते हुए, इससे हमें पता लगता है कि उस समय महिलाएं भी शिकार में भाग लेती थी। एक चित्र में वो परिवार के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है, इससे में पता लगता है कि जो उस समय पर परिवार प्रथा का था प्रसंग, यानी परिवार के साथ लोग रहते थे, दाह संस्कार के, झोपड़ी के, और एक में हमने मनोरंजन के भी बताया। तो इत्यादि चित्रों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब जो आपका पाषाण कालीन कला है, ये आपका समाप्त होता है यहाँ पर। पाषाण कालीन कला की क्लास हमने अलग से इसलिए ली क्योंकि आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी खंड से पूछे जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा ना कि नहीं पूछे जाते हैं, तो आप एक बार पीवाईक्यू को देखिए, आपको उसके आधार पर पता लगाएगा, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। और आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको रेयर ऑफ द रेयर केस में ही पाषाण कालीन कला पर जो है आपके क्लास मिलेगी। ऐसे लोग लेते ही नहीं, छोटी छोटी बातों को ऐसे बता देते हैं उन्हीं के साथ में। हमने अलग से क्लास ली कि आपके एग्जाम में कोई चीजें ना छूटे, निराश हो, आप चीजों को जाएं तो वहां पर हर एक चीज को अटेंड करें, है ना। तो इसीलिए हमने इस खंड की जो है अलग से क्लास ली, ये चूंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने पाषाण कालीन कला पर बातचीत कर ली और आपका यहीं पर पाषाण काल का समाप्त होता है, यानी अब पाषाण काल स्टोन एज से आपको छुट्टी मिलती है। अब आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए उसका, जिसके आधार पर आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो एक बार हम रिवीजन पर देख लेते हैं कि आप किसी भी चीज को पढ़ें। और हाँ देखिए कि चलो देख लेते हैं रिवीजन को। इसमें उसके उससे पहले आप इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। मैं कला में ही आप 2 पॉइंट ऐड कर लीजिए, उसके बाद हम रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, ऐड कर लीजिए, मैं गलती से भूल गया। तो इसमें आप ऐड कर लीजिए, एक तो जो कला है, जैसे आप कला है, ये उपकरण के साथ साथ, अब नोट कर लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। उपकरण के साथ में, उपकरण के साथ चित्र पाषाण काल को समझने का एक विशेष माध्यम है। ठीक, यानी हम पाषाण काल में कोई हमें लिखित प्रमाण तो मिलते नहीं, लोग उस पर लिखते तो सही नहीं चीजों को, तो हम उसके बारे में कैसे पता लगा पाते हैं। तो उपकरण के साथ साथ चित्र पाषाण काल को समझने का एक विशेष माध्यम, यानी चित्रों के आधार पर हम, और इस उपकरण के आधार पर हम उस कालखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे इतिहासकार लेते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया शिकार करते हुए उसके उपकरण दिखाए गए, और झोपड़ियों के साक्ष्य मिले, या फिर ऐसे जितने भी चीजें मिली, तो हमें उन चित्रों के माध्यम से ही पता लग जाता है। उपकरण कैसे थे हमें वो पता लग जाता है कि किस प्रकार से उपकरण लोग पत्थरों का उपयोग करते थे, कि धातुओं का उपयोग करते थे, कि ऐसे जो है आपके और अपडेट चीजों का उपयोग करते थे, तो वो आपके उपकरण से पता लगता है। और चित्रों के माध्यम से आपको सामाजिक जानकारी मिलती है, आर्थिक जानकारियां मिलती हैं कि उस समय पर लोग का विचार कैसा था। तो आपके उपकरण के साथ साथ में जो चित्र हैं, ये पाषाण काल को समझने का एक विशेष माध्यम है। अब ये चित्र क्यों बनाए गए थे, तो इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो है इसको अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये तो मनोरंजन के लिए लोग चित्र बनाया करते थे। तो इसमें अलग अलग मत है। तो आप नोट कर लीजिए वैसे कि, नोट कर लीजिए आप कि चित्र बनाने के उद्देश्य में मतभेद है। हो सकता है अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए, अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए चित्रों का निर्माण करते हों। चित्रों का निर्माण करते हों, मतलब इसके बारे में कोई ठहरी जानकारी नहीं है। हम एक अनुमान लगाते हैं कि उस समय के जो लोग थे, वो हो सकता है कि अपनी अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित, उनको बताने के लिए कि किस प्रकार से शिकार करने हैं,
किस प्रकार से जो है आपको चीजें करनी है, उन चीजों को बताने के लिए इन चित्रों का निर्माण करते हो। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मनोरंजन के लिए इन चित्रों का निर्माण करते थे, तो ये चीजें स्पष्ट नहीं है, आप वैसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो हमने ये देख लिया, ये दो पॉइंट आप नोट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने पाषाण काल पढ़ा, तो आप ऐसे रट कर चीजों को बैठेंगे तो आप एग्जाम में उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप ऐसे रट के बैठे रहे, वो आपका काम की चीजें नहीं रहेंगी। आप अगर चीजों को रट कर बैठे हैं तो आप बस वो आपके नोट्स तक ही सीमित है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, कनेक्टिविटी बनानी है ना। जैसे एग्जाम में आपके ऐसे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लॉजिकल प्रश्न आएंगे, तो आप अगर रट कर बैठे हैं तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये जान लीजिए। तो जैसे अब हम मान लीजिए पाषाण काल हमने पढ़ा, ठीक। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं क्लास ही ले लेता हूँ, यही बड़ा टाइम है। मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, और अभी नहीं, हमेशा बिजी रहता हूँ। तो आपको मैं अभी ऐसा तो है नहीं कि हर चीजें पढ़ाऊंगा फिर यहाँ पर रोज रिवीजन कराऊंगा, इससे टाइम भी बहुत लगता है और इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। तो देखिए, जैसे आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज आपको भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहिए। हर चीज आपको बताया ही ना जाए कि आप बस ऐसे बैठे हैं, अरे आप ही हैं, हम क्यों मत करें कुछ, आप करिए, ऐसा मत करो भाई। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, आप भी दूसरों को थोड़ा सा बताएं। ऐसे आप दिमाग को मतलब ऐसे बंद मत करके रखिए, थोड़ा सा चलाएं। जैसे हमने पाषाण काल पढ़ा, ठीक। पाषाण काल का रिवीजन हमें करना है, तो आप देखेंगे इसमें जो इसका समय था वो कब से कब तक था, 6 लाख बीसी से 2000 बीसी तक इसका समय था पाषाण काल का। आपने ऐसे लिख लिया। उसके बाद में देखा पाषाण काल को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, ऐसे आप लिख लें एक बार, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका नव पाषाण काल। तीसरा आपका नव पाषाण काल, ठीक। ऐसे आपने लिखा। उसके बाद में आप यहाँ पर उपकरण लिखेंगे। पहले तो उपकरण लिखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे पूरा पाषाण काल हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो इनके उपकरण हैं, ये भी हमें 3 टाइप के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको जो सबसे पहले है इंडेक्स, क्लेवर, चोपर, चौपेर। निम्न पूरा पाषाण काल में इन हथियारों के उपयोग होते थे। जब आप उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं तो वहां पर ब्लेड, कोर, स्केयर इनका उपयोग होता था, है ना। जब आप निम्न पूरा पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पर ब्लेड उपयोग, रिंग्स का उपयोग होता था। तो यहाँ पर उपकरण की आप ऐसे सारणी बना लें, मतलब उपकरण को ऐसे लिख लें। उसके बाद में आप मध्य पाषाण काल में, तो इसमें देखेंगे कि छोटे छोटे उपकरण का उपयोग होने लगा। यहाँ पर आपके जो है कुल्हाड़ी और वसूले का उपयोग होने लगा। तो इसमें आप अंतर देखें। यहाँ पर जो है सिर्फ पत्थर से निर्मित होते थे, बड़े बड़े उपयोग, मतलब बड़े बड़े हथियारों का उपयोग होता था। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे हथियारों का उपयोग होता था। जब नव पाषाण काल में आएंगे तो उपकरण में और परिवर्तन देखेंगे। यहाँ पर उपकरणों में धार लगने लगे, है ना। ये इस काल का एक विशेष परिवर्तन था। तो आप चीजों को कनेक्ट करें। यहाँ पर देखेंगे कि आप बड़े बड़े हथियारों का उपयोग होता है, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे हथियारों का उपयोग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ बड़े और छोटे हथियारों का ही उपयोग नहीं होता है, यहाँ पर हथियारों में धार भी लगना प्रारंभ हो जाता है। ये इस काल में एक विशेष परिवर्तन है। परिवर्तन देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि उपकरणों का उपयोग होता है, यानी बड़े कोर उपकरण। कोर हमने आप पिछली कक्षा में बताया है, आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको कोर पता होगा, ठीक है। कोर यानी बड़े पत्थरों का उपयोग, हथियारों का उपयोग। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रोलिथिक उपकरण या फिर छोटे छोटे उपकरण का उपयोग, छोटे छोटे उपकरण का उपयोग। तीसरे खंड में आप देखते हैं नवपाषाण काल में, यहाँ पर क्या था, इस काल का एक विशेष परिवर्तन था कि यहाँ पर लोग धार लगाना या पॉलिश्ड उपकरण का प्रयोग करते थे। तो आप परिवर्तन देखें। अब इस तरह अगर आप कनेक्टिविटी बनाते हैं तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कनेक्ट करके प्रश्नों का उत्तर देंगे। रट कर बैठे हैं तो आप प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। उपकरण देखा, ऐसे आप भौगोलिक वितरण देख लीजिए, है ना। हम जो मुख्य मुख्य आपके भौगोलिक, जहाँ जिसको हमने इम्पोर्टेंट टिक करवाया आप उसको लिख लीजिए। भौगोलिक वितरण को जो आपको याद करने की ट्रिक है, ये मैंने आपसे बताया था कि शॉर्ट में बता देंगे, तो आप परेशान मत होइए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में उसकी ट्रिक बता दूंगा। तो यहाँ पर आप भौगोलिक वितरण को देखें। वैसे आप देखें जीवन यापन आपका नेक्स्ट है, ऐसे सब, है ना। जीवन यापन, एक मिनट, मेरा मार्कर कोई इंक खत्म हो गई है इसीलिए वो साफ नहीं आता है। जीवन यापन में देखेंगे पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य ये मुख्यतः शिकार का ही करता है
इस समय पर जो आपके अस्थायी आवास के साक्ष्य कोई नहीं मिलते हैं, इस समय आपको कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इन चीजों को आप ऐसे लिखिए, ठीक है। जो चित्रों के साक्ष्य में पुरा पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। मध्य पाषाण काल में आएंगे तो इस समय का जो मुख्य कार्य है वो मनुष्य क्या करता है, पशुपालन करता है। पशुपालन पशुपालन में इस काल की जो मुख्य आहार है वो क्या है, इस समय पर जो मनुष्य मछलियां इस समय का मुख्य आहार है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मनुष्य अखेटक खाद्य संग्राहक है, यहाँ भी मनुष्य अखेटक और खाद्य संग्राहक है, लेकिन यहाँ पर हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, यहाँ पर हमें चित्रों के साक्ष्य मिलने लगते हैं, बर्तनों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुम्हार के चाक का उपयोग होने लगा और चक्के का भारी वस्तुओं को ढोने के लिए उपयोग होने लगा। आप ऐसे चीजों को लिखें। उसके बाद आप नवपाषाण काल में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कृषि एक विशेष परिवर्तन है इस काल की, यानी कृषि विभिन्न फसलों के साक्ष्य चावल और जौ चना मूंग जैसे फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कला यानी चित्रकला के भारी मात्रा में साक्ष्य मिलते हैं, अस्थायी निवास के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। और आपका इस समय पर मतलब बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे चीजों को रिलेट करके पढ़िए, ऐसे आप सारणी बना लीजिए, उसमें आप अंतर देखिए कि चीजों में कौन कौन से अंतर हमें देखने को मिलते हैं। इस काल से इस काल में आने में परिवर्तन कौन से हुए, इस काल से फिर इस काल में आने में कौन सा परिवर्तन हुआ। ऐसे आप इसमें भी देखिए जीवन यापन में इस काल से इस काल में आने में कौन सा परिवर्तन हुआ, इस काल से इस काल में आने में कौन सा परिवर्तन हुआ। इसके आधार पर जो आपका समझ है वो विकसित होगी। अब ये आप अपना दिमाग लगाकर खुद आप कीजिए, तो ये आप मत सोचिए कि नहीं आप ही करवा देते तो ज्यादा बढ़िया था। हम तो करवा ही देते भाई, लेकिन आप भी तो थोड़ा सा कुछ कीजिए। तो एग्जाम के पैटर्न के आधार पर हम क्लास को लेकर के चल रहे हैं, और हमने आज जो पाषाणकालीन कला है इसकी अलग से क्लास दी, क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आप यूट्यूब पर देखें, आपको इसकी क्लास बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आपको कुछ छूटे ना। और अधिकांश चीजें अगर आप पाषाण काल को पूरा पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखेंगे या फिर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें देखेंगे आपसे अधिकतर प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। कुछ एक प्रश्न है जो हो सकता है आपसे सोल्व ना हो, तो कोचिंग संस्थान ऐसे बना देते हैं कई टेस्टों में जो आपसे सोल्व ना ही हो, वो यही सोचकर बनाते हैं। तो आप उससे मत घबराइएगा, अधिकांश चीजें आपसे सोल्व होगी। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। ज्यादा हमने फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपकी समझ विकसित करनी है, उन चीजों पर हमने यहाँ पर ध्यान दिया। तो पाषाण काल यहाँ से अंत होता है। पाषाण काल से ही आप नवपाषाण काल से ही देखना प्रारंभ करेंगे कि इस समय पर जो मानव है कृषि, अस्थायी निवास और जो है बहुत सारे इस काल में ऐसे क्रांतियां होती हैं जिसके आधार पर मानव एक नई सभ्यता की नींव रखता है। उसी को हम ताम्र पाषाण काल में देखेंगे। ये कोई 100-200 साल में परिवर्तन नहीं हुआ, इसके लिए हजारों साल, सैकड़ों साल लगे, जिस जिस जिसने हमें ताम्र पाषाण संस्कृति की एक नई पहल दी। तो हम नेक्स्ट क्लास में ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन एक आपकी ये ताम्र पाषाण संस्कृति से कनेक्ट करती है, तो हम उसको पहले देख लेंगे। ताम्र पाषाण संस्कृति का जो मतलब है, इसमें आपका लोग पत्थर का भी उपयोग करते थे, प्लस में तांबे का भी उपयोग करने लगे थे पत्थर के साथ साथ। तो आपके अधिकांश जो स्थल है वो आप देखेंगे कि इसी पाषाण काल से संबंधित ही मिलते हैं। ये कोई 100-200 का मैंने बताया आपसे 100-200 सालों का परिणाम नहीं है, ये हजारों सालों का परिणाम है, जिसके आधार पर मनुष्य पत्थर का उपयोग करते करते धीरे धीरे उसको धातु की समझ हुई और वो धातु के हथियारों का उपयोग करने लगा। ये जो भी उसके जीवन यापन में प्रयोग होती है वस्तुएं, उनमें आपका धातु का उपयोग करने लगेगा। तो इस काल का जो मुख्य आधार है वो आपके धातु हो जाएगा ताम्र पाषाण काल में। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे हमने बताया कि किस प्रकार से आप रिवीजन कीजिए, इस प्रकार से आप चीजों को रिलेट करके पढ़िए। कला में भी आप छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो आप प्रश्न को लगाइएगा और देखिएगा पीवाईक्यू हम आप पाषाण काल पढ़ चुके हैं। अधिकांश उम्मीद है कि प्रश्न आपसे सोल्व हो जाएंगे। तो आज बस हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे ताम्र पाषाण काल में। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।